एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओह बाइक और चियोंग सांग गाड़ी के करीब खड़े होकर वेट कर रहे थे क्योंकि एक बंदा उनके लिए की लेकर आ रहा था। जैसे वो की लेकर आता है तो उसके हाथ का शिकार का निशान देखते साथ ही चियोंग सांग उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, उस रात तुमने हम पर अटैक किया था। पहले तो वो ये बात नहीं मानता, लेकिन जैसे पुलिस को काल मिलाने लगते हैं तो वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। ओ भाई के हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल वाले लड़के ने ये सब कुछ करवाया था। फिर वो उससे माफी मांगने लग जाती है। वो ये कहने लग गई थी कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, बल्कि सिर्फ डराना चाहते थे ताकि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ और फिर से मेरा हॉस्पिटल काम करने लग जाए। और वो सबके लिए उनसे माफी भी मांगते ये कहने लग जाती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब सेल्स ना हो और बाकी की सैलरीज भी देनी हो, हॉस्पिटल को भी चलाना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैं पागल हो गई थी और ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। चियन सांग तो अभी भी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहता था कि तभी देखने के साथ ही वो बैग उसे रोक देती है। अब जैसे वो बाहर आए थे तो वो जाकर उससे सीधा ये सवाल पूछता है कि आखिर तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, तुमने उसे माफ क्यों कर दिया, वो भी इतना इजीली। तो वो बैग उसे ये कहना लग जाती है कि वो मुझसे माफी मांग रही थी और मेरे पास बेनिफिट ऑफ डाउट था, तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। जब वो ये कहता है कि तुम्हें सबके बारे में जाकर अपनी फैमिली को बताना होगा, तो आगे से वो बैग ये बताने लग जाती है कि ना मेरा कोई रिलेटिव है और ना ही कोई जानने वाला, मैं ऑर्फन हूँ। वो अभी बच्ची थी कि उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया गया था और उसके पास कोई नोट भी नहीं रखा था जहाँ पर शायद उसका नाम भी बता दिया जाता कि उसका नाम क्या है। और बचपन के दिन इसने काफी मुश्किल में गुजारे थे और एक दिन बारिश आ रही थी और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं थी कि अपने सर के ऊपर कार लेती, बैग कार कर जा रही थी कि तभी एक लड़का उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। और यही वो लड़का था जिससे वो पहला प्यार करती थी। उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और तभी ही वो गिर जाता है और उसकी वही फिंगर टूट जाती है जिसके साथ इन दोनों ने बैठकर प्रॉमिस किया था। और ये सब कुछ वो उसे बता रही थी। ये कह रही थी कि मैं माउंटेन पर इसलिए जाती हूँ, जब मैं 1000 बार वहाँ पर पहुँचूंगी तो फिर उस बंदे से मिल पाऊंगी जिसके साथ मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। क्योंकि वो बैक भी चाहती थी कि वो भी कुछ अपनी मेमोरीज बनाए ताकि बूढ़े होकर इस सबको याद कर सके। फिर चिंग सांग उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है तो वो उसे थैंक्स कहते हैं। ये भी कहती है कि आज फिर तुमने एक बार मेरी जान बचा ली। उसके जाने के बाद ही पीछे से चिंग संग फिर उसके बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सैड दिखाई दे रही थी और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना पाती। चियंग संग घर भी पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसकी बातें उसके जहन में चल रही थी जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूल के पास बैठा हुआ था और उसके पास एक बच्चा भी था और वह बच्चे को यही बता रहा था कि 8000 बार हम ट्राई करते हैं तभी जाकर एक कपल बन पाता है। लेकिन वो बच्चा इसलिए ज़्यादा सैड था क्योंकि उसके मॉम और डैड में डाइवोर्स हो चुका था और वो चाहता था कि उन दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, क्योंकि इस सब की वजह से बच्चों पर ज़्यादा असर होता है, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और वो बच्चा उससे ये भी सवाल पूछ लेता है कि अगर उनकी किस्मत में एक दूसरे के साथ जुड़ना लिखा हुआ है तो फिर वो जुदा क्यों हो जाते हैं। तो वो बंदा उसे ये बताने लग जाता है कि ये तो अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, आपस में मिल तो जाते हैं लेकिन आगे इस रिश्ते को कैसे निभाना है ये तो अब उनके माइंड पर ही डिपेंड करता है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी उनके पास से चियंग सांग गुजर जाता है और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। और ये यहाँ पर अपना काम भी कर रहा था। जब वो बंदा उसे बताता है कि तुम्हारा आंसर 2 है, तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ लेकिन मैं 1 पर टिक करूँगा। वो बच्चा तो उठकर चला गया था, लेकिन पीछे से वो बंदा हंसने लग जाता है। ये कहने लग जाता है कि ये बच्चा तो मुझे किसी की याद दिला रहा है। और इसी के साथ ही हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर चियंग सान प्यार के तीर चला रहा था और प्यार में पड़वा रहा था। तभी वह कैसे लड़की पर तीर चढ़ा देता है जैसे कि अभी एंगेजमेंट होने वाली थी और वो अपने लवर के साथ थी और वहाँ पर उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। इस सब की वजह से बाकी दोस्त यही कहने लग जाते हैं कि अगर उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी तो तुम उसके ऊपर तीर चलाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इन सारी बातों से चियोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर डेस्टिनी का काम कर रहा हूँ। और वो चारों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी वो मोटे दोस्त को ये चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम्हारे विंग्स तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन चिंग के विंग्स बहुत बड़े थे। जब सारे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने कूल विंग्स कहाँ से आ गए, तो वो ये कहने लग जाता है कि असल में यहाँ पर मैं ज़्यादातर केसेस में इन्वॉल्व हुआ हूँ जिसकी वजह से मेरे ये विंग्स खूबसूरत होते गए। फिर वो चारों मार्केट में घूमते फिरते भी रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। यहाँ पर उन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया था और रात के वक्त वो खाने की जगह पर बैठे थे, तो वहाँ पर चियोंग ये बताने लग जाता है कि किसी के दिल में किसी के लिए प्यार है, अगर वो उसकी डेस्टिनी में नहीं है फिर भी हमें उन्हें मिलवाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी, तुम्हें अब ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगले ही दिन हम कुछ मेट्स को देखते हैं जो कि प्रिंस के बारे में बातें कर रही थी और वो ये चाहती थी कि जो अगला प्रिंस होने वाला है वो एक गुड लुकिंग है, तो हम वो तो चाहती थी कि वही प्रिंस बने। तभी वहाँ पर हीसू भी आ जाती है। ये कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं प्रिंस से मिलकर ही रहूँगी। और रात के वक्त वो प्रे कर रही थी कि तभी पीछे से वही वही प्रिंस आ जाता है।
जब वो कहता है कि तुम चाहती हो कि क्या मैं ही किंग बनूं, तो ये भी कहने लग जाती है कि हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। खैर प्रिंस तो वहाँ से चला गया तो और वहाँ पर चियोंग आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी पावर देख रहा था कि तभी एक बीटल आकर उसकी फिंगर के ऊपर चिपक जाता है। नीचे देखता है तो वहाँ पर हीसू खड़ी थी, कोशिश कर रही थी कि एक बीटल आकर उसकी फिंगर के साथ चिपक जाए, लेकिन एक भी बीटल उसकी फिंगर के साथ नहीं चिपक रहा था। चियोंग भी फिर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन चियोंग उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो अभी भी वहाँ पर अपने फिंगर के साथ बीटल को चिपकाने पर लगी हुई थी कि वहीं पर प्रिंस भी खड़ा हुआ था और उसे सर हरकतें करते देख कर मुस्कुराना लग जाता है। चियोंग सांग फिर अपना तीर कमान बाहर निकाल लेता है, उसके ऊपर प्यार का तीर चलाने वाला था कि तभी देखता है कि वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी इसका वो वाला तीर डाइवर्ट हो जाता है और सीधा जाकर इसमें लगता है, जिसकी वजह से चियोंग को हीसू से प्यार हो गया था। कि तभी फिर प्रिंस भी आकर सोई से बात करने लग जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, दोनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और चियोंग भी उसे देख रहा था और वो काफ़ी सैड हो चुका था। और फिर एक दिन किंग की मौत हो जाती है और सभी लोग फिर इसी बात को लेकर थे कि प्रिंस को ही अगला किंग बना दिया जाए। लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था और उसकी मॉम ये चाहती थी कि इसको प्रिंस को मार दिया जाए और छोटे भाई को यहाँ का किंग बना दिया जाए। और इस प्लान के बारे में हीसू ने सुन लिया था और वो जल्दी से जाकर प्रिंस को इसके बारे में बताना चाहती थी। क्वीन को पता चल गया था कि किसी ने उसकी बातें सुन ली हैं, तो इसी के साथ ही उसके पीछे कोई सिपाही लगा देती है ताकि जाकर उसे पकड़कर उसका काम खत्म कर सकें और इस तरह उनका ये प्लान रिवील ना हो सके। और ये भी फिर जंगल में भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर खड़ी हो जाती है, तभी एक तीर आकर इसे लगता है, जिसकी वजह से ये पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और इससे पहले कि वो ज़मीन से जाकर टकराती तभी ही चियोंग सांग उसके पास आ जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वो सोही को एक जगह लेकर जाता है ताकि वहाँ पर उसकी केयर कर सके। और इसी के साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है, लेकिन अभी भी वो चियोंग को नहीं देख पा रही थी और हैरान थी कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच आई और मैं जो यहाँ पर है मेरी जान किसने बचाई, क्योंकि मैं तो पहाड़ी से नीचे गिर गई थी ना। चियोंग उसके पास बैठा था, कह रहा था कि तुम्हारी जान मैंने बचाई, लेकिन वो तो उसके भाई से नहीं सुन पा रही थी और उसे अभी भी प्रिंस ली की बिल्कुल फिक्र थी और कहती है कि मुझे उसके पास जाना होगा। उसके तो जख्मी अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए थे, लेकिन वो कहाँ रहने वाली थी। वो जल्दी से प्रिंस से मिलने के लिए चल देती है और रास्ते में वो चियोंग उसके लिए रास्ता बनाता रहता है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। वो आगे आगे बढ़ रही थी, ये उसके पीछे पीछे था कि तभी इसकी मुलाकात उसी ओल्ड मैन से हो जाती है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम अब इसके रास्ते से हट जाओ, क्योंकि प्रिंस और इस मेड के दरमियान डेस्टिनी बना दी गई है, यही कपल बनेंगे, तो तुम इससे दूरी रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और उस रात भी इसे नीचे गिरना था और मर जाना था और प्रिंस ली के लिए इसे मरना था। कभी भी एक इंसान और फेरी आपस में नहीं रह सकते। तुम्हारे ये जो विंग्स है यही शो करवाते हैं कि तुम्हारी दुनिया और इंसानों की दुनिया में बहुत बड़ा डिफरेंट है। फिर वो इसके बाकी साथियों को भी वहां पर समझ कर लेता है, उनके गिर्द एक आग का दायरा बना देता है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। चियंग सांग जब ज्यादा देर अंदर नहीं रह सकता था, तो वो जैसे ही आग के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसके दौरान उसके सारे के सारे पर भी जल जाते हैं और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।